मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से नवाजा गया। सीएम ने कहा, सरकार सेवा और समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए कर रही है काम। आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले की जांच जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और अभय सिंह चौटाला ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। कहा, दलित अधिकारियों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं, जल्दी मिलेगा न्याय। हथीन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 12 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, जल्द ही वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना भी होगी शुरू। प्रदेश में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही अहोई अष्टमी। माताओं ने संतान की लंबी उम्र के लिए रखा निर्जल उपवास। मंदिरों में की सामूहिक पूजा और भजन कीर्तन। तारों को देखकर खोला जाएगा व्रत। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के द्वारा सामाजिक सौहार्द और सिख समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के हेतु शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन भी किया, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गुरु जी का बलिदान हमें धर्म, मानवता और सत्य के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु परंपरा से प्रेरित होकर प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी से लेकर दशम पातशाह तक की स्मृतियों से जुड़े 30 से अधिक गुरुघरों की सेवा की जा रही है। सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा ने जो ये पुस्तक श्री तेग बहादुर जी के बलिदान की, ये अमर गाथा का एक ऐसा प्रेरक प्रयास है जो गुरु परंपरा की उस ज्योति को ये आगे बढ़ाता है। मुझे खुशी है कि टिल्ला जंजू साहिब वह स्थल है जहां गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन के कई अमूल्य क्षण वहां बिताए हैं। ये पुस्तक जो है श्री गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन, फलसफे और कुर्बानी पे आधारित है। मैंने कोशिश की है कि उनके जीवन के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में, उनके फलसफे के बारे में, उनके जो आदेश उन्होंने उस समय अपने जीवन में दिए, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो बेसिकली तिलक और जंजू का राखा, ये शब्द गुरु गोविंद सिंह साहब ने यूज किया है। तिलक जंजू राखा प्राप्त आका, कीनो बडो कलू में साका। हरियाणा कैडर के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने पीड़ित परिवार से चंडीगढ़ में मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दलित अधिकारियों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में जल्द न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा कि हैदराबाद निवासी पूर्ण कुमार हरियाणा कैडर के अधिकारी थे। वह बेहद अच्छे अधिकारी थे। इतना बड़ा अधिकारी आत्महत्या करता है तो इसका मतलब कि वह परेशान था। उन्होंने कहा कि डीजीपी पर बड़े आरोप हैं और एसपी पर भी आरोप लगे हैं। एसपी रोहतक को गिरफ्तार करने की जरूरत है, वहीं डीजीपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दलित नेता होने के नाते यहाँ पर आया हूँ। से हमारे देश के लोगों को ठेस पहुंची है। एक आईपीएस बड़े अधिकारी बहुत बड़ा एक्टिव भी था, लेकिन उनको आत्महत्या सुसाइड करने तक उनका मन तैयार हुआ। ये आज भी ऐसा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सीएम साहब ने हमें बताया कि भाई मैं पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ और पूरी कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब ने हमको पूरा आश्वासित किया है कि भाई पूरी कार्रवाई मैं करूंगा, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो
घटना जो घटी है ये बहुत बड़ी निंदनीय है। शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ये कमीशन भी इसकी पूरी जांच कर रहा है और इस फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आईजी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की है और कहा है कि यह बेहद ही चिंता और शर्म की बात है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है। अभय चौटाला ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री का बयान सुना था कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अगर सरकार ने पहले ही संज्ञान लिया होता तो ये नौबत ना आती। उन्होंने कहा कि अगर यह मामला किसी आम आदमी का होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल दीपापोती करने में लगी हुई है। अब तक इतनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात की तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। पलवल जिले के हथीन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 12 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना भी शुरू होगी, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद का सफर आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतारकर हर नागरिक तक लाभ पहुंचा रही है। हथीन में जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई उनमें सड़क, नाली, सामुदायिक केंद्र, चौपाल, पुस्तकालय और एलईडी लाइट जैसे विकास कार्य शामिल हैं। मंत्री ने सहकारिता विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर कई पूर्व मंत्री, विधायक, चेयरपर्सन, पार्षद और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पलवल से ऑल्टिबल रेल 6000 करोड़ की चलानी हो, गांवों की सड़कें हो, महिलाओं के लिए कॉलेज हो, बिजली की सप्लाई बढ़िया हो और गलियां हो, स्कूल हो, रेस्ट हाउस हो, हर चीज में अभूतपूर्व काम हुए हैं। और अब बहुत जल्दी आपको जो मेट्रो बल्लभगढ़ तक आती है दिल्ली से, बहुत जल्दी उसका काम बल्लभगढ़ से पलवल तक शुरू होने वाला है। प्रदेश में आपसी भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज जिला जींद मुख्यालय पहुंची। यह यात्रा 5 अक्टूबर को गांव दनोदा के ऐतिहासिक चबूतरे से शुरू हुई थी। यात्रा की अगुवाई पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कर रहे हैं। जींद पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर यात्रा का उद्देश्य साझा किया। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी है। उन्होंने एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या को गंभीर बताते हुए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। युवा पीढ़ी को अपनी तरफ बड़ी संख्या में आकर्षित कर रही है। खास तौर पे मैं ये कहूं कि बुद्धिजीवी वर्ग और युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में उनको ये बात लगी है कि एक व्यवस्थित समाज को, एक ऐसा समाज जो सदियों से भाईचारे में रह रहा है, उसको एक किस्म से अपने
राजनीतिक स्वार्थों के लिए बांटने का जो एक प्रयास किया गया। पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि अफसरशाही तक जातीय भेदभाव का शिकार हो रहे हैं और ऐसे मामलों को नजरअंदाज करना खतरनाक संकेत है। उन्होंने देश में हाल ही में हुई घटनाओं को भी मनुवादी सोच का परिणाम बताया। यात्रा का उद्देश्य युवाओं को जोड़कर प्रदेश में भाईचारे का माहौल बनाना है। वो मैंने पढ़ा है, तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उन्होंने तो प्रशासन का तो कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो ना खटखटाया हो। अपने पुलिस के उनसे भी सीनियर अधिकारी जितने थे वो हों या शासन वाले हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बड़ा एक सुनियोजित तरीके से उनको कॉर्नर किया हुआ था। दीपावली पर्व को लेकर बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, नगर निगम की सफाई एवं लाइटिंग व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में एसडीएम मयंक भारद्वाज, डीसीपी राजकुमार वालिया, ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह भदौरिया, एसीपी जितेंद्र मल्होत्रा, एसीपी अशोक कुमार सहित सभी थाना इंचार्ज मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया जाएगा और जहां भी जाम लगेगा पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी। साथ ही नगर निगम को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने व लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उनका उद्देश्य है कि दीपावली के समय आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और त्योहार सुरक्षित एवं खुशहाल माहौल में मनाया जाए। तो सरकार ने सभी अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में की सुरक्षा की दृष्टि के लिए सबने अपनी अपनी मीटिंग रखी है कि लोगों को ट्रैफिक का समस्या, कि लोग जाम में ना फंसे, लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को ट्रैफिक में जैसे ट्रैफिक के ग्रामीण ना चले, लोगों को निकालो दिशा में काम करे, इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था, इस तरह की मीटिंग हमने रखी है। यानी हर महीना हम रखेंगे जिससे आम व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और लोगों की कई बार कर्मचारियों की समस्या होती है, वो भी अपनी बात कह नहीं पाते किससे, उनकी बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। अंबाला में आज अहोई अष्टमी का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुबह से ही अपने घरों को सजाया व अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए अहोई माता की पूजा अर्चना की। कई महिलाएं मंदिरों में इकट्ठे होकर सामूहिक पूजा में शामिल हुई व भजन कीर्तन भी किए। पंडित कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को तारों के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत रख रही महिलाओं ने बताया कि यह पर्व मातृत्व और संतान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और वे पूरे भाव से इस व्रत को करती हैं। कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की अहोई अष्टमी है, जो कि हरियाणा में बड़े ही भाव से और तन मन धन से मनाई जाती है। हरियाणा का ये जो है मुख्य त्योहार है, जिसमें समस्त सुहागिनी एवं मातृ शक्तियां श्री मां भगवती अहोई देवी का पूजन अर्चन करती है और प्रातः काल से उठ करके स्नान ध्यान से निमित्त होकर के और मन से भाव से मां की जो है व्रत करते हैं और उपासना करते हैं। हमने अष्टमी का व्रत रखा है अपने बच्चों के लिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, इस व्रत को बच्चों के लिए रखते हैं। आज हम अष्टमी का व्रत होता है जो बेटे के लिए व्रत रखा जाता है, तो आज के दिन हम बच्चों के लिए व्रत रखते हैं। आज काफी चीजें बनाते भी हैं, बच्चों के लिए चीजें भरी जाती हैं, उनको शाम को दिया जाता है और शाम को तारे को देख के व्रत खोल लेते हैं। त्योहारी सीजन में मौसम के बदलाव के कारण ठंडक बढ़ने लगी है। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रघुबीर शांडिल्य ने लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में बिना जरूरत एंटीबायोटिक का सेवन न करें और रंग बिरंगी मिठाइयों की जगह घर में बने पकवानों का सेवन करें। बरसात के बाद मच्छर जनित बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए पानी जमा न होने दें और सुबह शाम
फूल आस्तीन वाले कपड़े पहनकर रखें। सांस के संबंधित बीमारियां जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, लू से बचाव के लिए सावधानी बरतें और हाई प्रोटीन आहार लें। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है ताकि बीमारियों से बचा जा सके और दवाइयों का कम से कम प्रयोग हो। वाटर कंटेनिंग बर्तन है उनको चेक करें, उसमें पानी को 7 दिन से ज्यादा ना रहने दें। उसको पानी को खाली, बर्तन को खाली करके उसकी प्लेटी को अच्छी तरह रगड़ के रखते हैं। सुबह शाम जब घूमते हैं उस समय हम पूरे कपड़े पहन करके घूमेंगे। दूसरी बात है, जो मौसम चेंज है टेम्परेचर की वजह से, इसमें रेस्पिरेटरी की जो बीमारी है, अस्थमा एग्जर्वेशन, सीओपीडी एग्जर्वेशन की, निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा, अपर रेस्पिरेटरी, राइनाइटिस, इनके केसों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो फैलते हैं एयर बोर्न डिजीज होती है, एरोसोल के द्वारा फैलते हैं। तो हमें खांसते और छींकते टाइम में कफ एटिकेट्स का प्रयोग करना चाहिए। कफ एटिकेट्स ये होते हैं कि खांसते और छींकते टाइम में अपना रुमाल का प्रयोग करें। दिवाली नजदीक है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंबाला कैंट फायर स्टेशन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। फायर ऑफिसर पंकज ने बताया कि जिले में कुल 34 फायर गाड़ियां हैं, जिनमें से 12 अंबाला कैंट और बाकी शहर व नारायणगढ़ में तैनात हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए छोटी फायर गाड़ियां भी शामिल की गई हैं ताकि संकरी गलियों या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सके। जरूरत के हिसाब से लोकेशन पर गाड़ियां भेजी जाएंगी। दीपावली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर विभाग का स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। टोटल 34 गाड़ियां हैं, जिसमें से 12 गाड़ियां अंबाला कैंट में हैं और 13 गाड़ियां वर्किंग में जो है अंबाला सिटी के अंदर है। 7 गाड़ियां हमारी नारायणगढ़ में हैं वर्किंग मिशन में और 2 गाड़ियां बराड़ा में है। किसी भी इमरजेंसी सर्विस के लिए फायर ब्रिगेड हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरी तरह अलर्ट है। दिवाली के समय पे तो हम गाड़ियां जो है मार्केट में भी लगाएंगे ताकि कहीं भी इमरजेंसी होने पे तुरंत प्रभाव से कार्य किया जा सके। सबसे पहले तो पब्लिक को जो है कभी भी इमरजेंसी फायर की गाड़ी का सायरन सुनते हुए आप फायर की गाड़ी को रास्ता उपलब्ध कराएं। दूसरा, पटाखों को चलाते हुए हमेशा उसके पास पानी का अरेंजमेंट रखें और अगर छोटे बच्चों हैं घर में और वो पटाखे चला रहे हैं तो उनके पास एक बड़े घर के पर्सन का होना जरूरी है ताकि किसी भी घटना पे तुरंत वो उसका उपचार कर सकें। और यदि कोई आग लगती है तो उसकी सूचना 112 पर तुरंत प्रभाव से दें। एडीजीपी वाई पूर्ण सिंह की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर नूंह जिले के नगीना कस्बे में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च संत शिरोमणि रविदास मंदिर से शुरू होकर वाल्मीकि मंदिर, खटीक मंदिर होते हुए गोहरवाली चौक तक पहुंचा। कार्यक्रम का आयोजन बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन नगीना समेत कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर किया। प्रतिभागियों ने मोमबत्तियां जलाकर अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मार्च में पूर्व कमांडेंट रघुबीर बौद्ध, डॉक्टर रामकिशन नांगल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वाई पूर्ण सिंह की मौत जातिगत मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। मार्च के दौरान जातिवाद मुर्दाबाद जैसे नारे गूंजते रहे। हमारे एक आईएएस लेवल के आदमी को, आईपीएस लेवल के आदमी को इस प्रकार टॉर्चर करके उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, तो आम आदमी को न्याय हासिल करना बहुत कठिन काम है। तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। जो जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी व्यवस्था में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि वाई पूर्ण कुमार जी ईमानदार जैसे व्यक्तित्व वाले, छवि वाले अधिकारी आगे बढ़ें और समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित करें। वाई कुमार के आत्महत्या के जिम्मेदार हैं 14 अधिकारी, जिसमें 2 डीजी हैं, 4 एडीजीपी हैं, आईजी हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 एसपी हैं इत्यादि। टोटल 14-15 हैं। उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार दंड दिया जाए। ऐसे शोषणों को तुरंत रोक लगाई जाए। नायब सैनी साहब से ये कहना चाहते हैं, आप नायब सैनी साहब किसी विषय से झिझके नहीं, कानून का पूरा पालन कराया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए।
हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की जिला शाखा सिरसा के द्वारा बाल भवन सिरसा में बाल महोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। इस अवसर पर परिषद की मानद महासचिव सुषमा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और प्रयास मेंटली दिव्यांग चिल्ड्रन स्कूल के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने बताया कि 13 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 4 वर्गों में विभाजित छात्रों के लिए 19 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। सुषमा गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की छिपी प्रतिभा सामने आती है और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। छात्रा नवजोत कौर ने कहा कि इस महोत्सव से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखा मैंने आई हूँ, तो जो हमारा बाल महोत्सव होता है इसमें जो पहले अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर डिविजनल होएगा, फिर स्टेट होएगा। जो स्टेट में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको फिर गवर्नर साहब से हम सम्मानित करवाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। माला बनी है, दिए बना रखे उन्होंने, बंधन बार भी छोटे छोटे बना रखी, अच्छी है। नहीं, मैं तो कहूँगी जो लोग, अब दिवाली आ रही है, इन बच्चों को हौसला बढ़ाएं, कुछ जो चीज उनको चाहिए उस हिसाब से लें। इसमें आज लगभग 500 बच्चों से ऊपर पार्टिसिपेट किया। विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं और इसमें आज जो प्रतियोगिताएं हैं वो ग्रुप डांस है, सोलो डांस है और पोस्टर मेकिंग है, हिंदी राइटिंग है। हम यहाँ पे कथक करने आए हैं। इस बाल दिवस के मौके पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ कि हमारा कथक बहुत अच्छा होगा और हम आगे भी जाएंगे। नारनौल में आज से 6 दिवसीय बाल महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। शुभारंभ अवसर पर पूर्व बाल कल्याण अधिकारी विपिन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पहले दिन जूनियर ग्रुप के एकल व समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के करीब 40 स्कूलों से 450 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाल भवन में आयोजित इस महोत्सव के लिए 3 स्टेज बनाए गए हैं। 2 स्टेजों पर संगीत प्रतियोगिताएं और एक पर कलात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पहले दिन कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए ग्रुप डांस, एकल डांस और क्ले मॉडलिंग जैसी प्रतियोगिताएं हुई। जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि यह आयोजन बाल दिवस तक चलेगा और 14 नवंबर को विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखे गए हैं। इसमें कल इसी ग्रुप में दूसरे ग्रुप डांस होंगे और पोस्टर स्केचिंग की प्रतियोगिता आयोजित किया, जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की 20 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है। ये कार्यक्रम 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बाल भवन में आयोजित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने और उसका सही तरीके से प्रबंधन को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रही है। जिले के किसान अब पराली जलाने की बजाय उसे गांठ बनाकर या मशीनों की मदद से मिट्टी में मिला रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। होडल ब्लॉक के किसानों ने बताया कि वे पराली को जलाने के बजाय बेलर, मल्चर और सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पराली जलाने से हमारे काफी जीव जंतु मरते हैं, इसलिए पराली न जलाएं और मैं इस पराली न जलाने की कसम खाता हूं और सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, कोई पराली न जलाए। मेरे पास 3 एकड़ धान की फसल है और मैं उसे आधा काट चुका हूं, आधा अभी बाकी है। मैंने पहले ही 1000 रुपये का बेनिफिट ले भी रखा है। अब की दफे सुन रहे 1200 रुपये बेनिफिट मिलेगा। कोई पराली जलानी नहीं है और इसमें जलाने से पोषक तत्व खत्म होते हैं खेतों के, और सभी भाइयों से अनुरोध है वे पराली ना जलाएं। इससे हमें गवर्नमेंट भी इसका अनुदान देती है। पहले 1000 रुपये दिया था, इस बार गवर्नमेंट 1200 रुपये दे रही है और सभी भाइयों से अनुरोध है कि पराली ना जलाएं। कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जा रही है। पराली का सही उपयोग मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है। हमारी कृषि विभाग की जो टीम है वो लगातार गाँव में किसानों से जुड़ी हुई है और वो किसानों को
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक कर रही है, जिसमें कि सुपर सीडर या अपना मल्चर वगैरह से फसल का जो निस्तारण करना है। साथ ही अभी उपायुक्त महोदय की तरफ से आदेश पारित हुए हैं, जिसमें जिस कंबाइन में अगर एसएमएस नहीं होगी तो उसके द्वारा अगर कोई फसल कटाई का काम करता है तो उस पर भी सरकार अपना कार्रवाई करेगी। साथ ही जो 1200 रुपये प्रति एकड़ का सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि ऐसे किसानों को दी जानी है, उन किसानों के लिए सत्यापन का कार्य भी विभाग के साथ साथ पटवारी, ग्राम सचिव और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। साफ मौसम और खिली धूप के चलते करनाल जिले की मंडियों में धान की खरीद में तेजी आई है। नमी की मात्रा कम होने से अब किसानों की फसल बेहतर दामों पर बिक रही है। कुछ किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मार्केट कमेटी की सहायक सचिव योगेश कुमार ने बताया कि मंडियों में बारदाना, स्वच्छ पानी, शौचालय और सफाई की उचित व्यवस्था की गई है। किसानों से अपील भी की गई है कि वे सूखा धान ही लेकर आएं और अपनी बारी का इंतजार करें। किसानों ने भी संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें इस बार कोई परेशानी नहीं हो रही है और उनका धान सहजता के साथ बिक रहा है। अभी तक हमारे पास 12,378 जमींदार आ चुके हैं और 7,05,031 क्विंटल अराइवल हमारे पास हो चुकी है और लगभग इसके 70% इसका उठाना भी इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, 70% का उठान भी हो चुका है। और आपने भी देखा होगा कि मंडी के अंदर, हमारी मंडी के अंदर अभी काफी स्पेस है और जमींदार को सरकार की हिदायतों के अनुसार जमींदार के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। सरकार के सख्त निर्देश हैं और मैं भी सभी जमींदार भाइयों से एक अपील और करना चाहता हूं कि धान मंडी में लेके आए तो उसमें मौसर 17 हो, चाहे 2 दिन लेट निकालें, ताकि आपका माल आते ही और बिक जाए, किसी प्रकार की आपको असुविधा न हो। उठान भी हो रहा है, रेट भी अब कुछ ठीक आए हैं। ये मेरी डेयरी 2400 बिकी है, जो एमएसटी का रेट है उससे भी ऊपर बिकी है। मान लो 1-2 दिन से कुछ रेट बढ़ा है और अब जीरी तकरीबन खत्म हो रही है, 2-3 दिन की हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान और जीएसटी में कटौती के फैसले का असर दिवाली के त्योहार पर साफ नजर आ रहा है। बाजारों में मिट्टी के दियों, खिलौनों, बर्तनों की मांग बढ़ गई है। कैथल के विभिन्न क्षेत्रों में महिला और पुरुष कारीगर परिवार सहित दिन रात मिट्टी से बने सामान तैयार करने में जुटे हैं। कारीगरों ने बताया कि अब उनके बनाए मिट्टी के उत्पाद खूब बिक रहे हैं, जिससे आमदनी बढ़ी है और घरों में खुशहाली लौटी है। पहले चीनी सामान के कारण उनका व्यवसाय बंद होने की कगार पर था। चाइना का माल बंद करवाया है और इस हमारे काम में अच्छी सेल भी होने लगी है। लोग खरीदते भी हैं अपने शौक से और लगाते भी हैं। मतलब पहले से ज्यादा 80% काम बढ़ गया जी, बहुत बढ़िया काम बढ़ गया। सारी चीज बना रहे हैं जी, अरे बन लाग रहा, सारा कुछ बिकन लाग रहा, अच्छा काम हो रहा है। पहला है नहीं था, इतना बंद हो गया था। पहले तो अच्छा भी माल अपना बाहर का ना लियाओ तो अपना प्रजापति बर्तन लो बनाओ और बिक रहा अच्छा। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना कर दी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जीएसटी में कटौती से सामना सस्ता हुआ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सबने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहा है। कि अपने देश का सामान अपने ही देश में बिके, तो और जो चाइनीज माल जो खरीदते थे हमारे देश के लोग, उन्होंने वो सामान लेना बंद कर दिया है। क्योंकि अब हमारा जो भी काम है, जैसे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दीवे बनाते हैं मिट्टी के, और भी काफी चीजें बनाते हैं, तो जो हमारा सामान है वो यहीं की यहीं बिक जाता है और हमें इससे बहुत फायदा हुआ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी लोगों को अपील की है कि वो अपना स्वदेशी सामान खरीदे, अपने स्वदेश का अपने ही देश का बना हुआ सामान खरीदे। जैसे अब बाजारों में देखा है हमने कि वो दिए और कुम्हार जाति जो लोग दिए, घड़े जो बनाते हैं दिवाली से संबंधित सामान, जैसे करवा पे खिलौने बनाए गए, तो वो काफी मात्रा में बिक रहा है।
जिसके उस प्रधानमंत्री जी की अपील का बहुत ही असर हुआ है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।